नमस्कार दोस्तों, हाल ही में मैं एक वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए इंदिरा गांधी और इंडिया की भूमिका लिए अलग से एक वीडियो बनाई जा सकती है। आज की इस वीडियो में जानेंगे आज़ाद बांग्लादेश कैसे निर्माण हुआ। 1947 भारत सेपरेशन के बाद पाकिस्तान दो भौगोलिक दृष्टि से सेपरेशन हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। और जो एक दूसरे की दूरी थी 1800 किलोमीटर की। ईस्ट पाकिस्तान का पॉपुलेशन 42 मिलियन था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान का पॉपुलेशन 34 मिलियन। ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद पूरी पॉलिटिकल पावर वेस्ट पाकिस्तान के पास था। शुरू से ही वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान के साथ भेदभाव करते थे। कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी बजट का 70% हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान के पास जाता था और बची 30% हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान को, जबकि सरकार के पास रेवेन्यू 62% ईस्ट पाकिस्तान से आता था। अब एक दोस्तों यहाँ एक लॉजिक की बात समझते हैं। जो घर में दो बेटा है, दोनों ही कमाते हैं। जो बेटा 100 में से 62 रुपीज़ कमा के घर को देता है, उसको खर्च करने के लिए सिर्फ 30 रुपीज़ मिलता है। और जो बेटा 38 रुपया कमा के घर को देता है, उसको खर्च करने के लिए 70 रुपया मिलता है। यहीं से आप समझ सकते हो कितनी डिस्क्रिपेंसी था ईस्ट पाकिस्तान के साथ। वहाँ और भी एक गैर करने वाली बात है, दोनों हिस्सों में मुस्लिम तो रहते थे, लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान में थे वो ज़्यादातर लोग उर्दू और पंजाबी बोलते थे। पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोग बंगाली लैंग्वेज में बात करते थे। लेकिन 1948 पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा उर्दू लैंग्वेज को राष्ट्रीय लैंग्वेज के तौर पर घोषित कर दिया गया। Let me make it very clear to you. Leave no doubt that state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. और बंगाली को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट स्टैम्प करेंसी से हटाया गया। ईस्ट पाकिस्तान के साथ ये भेदभाव वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह में तब्दील कर दिया। इस सब के बावजूद भी पाकिस्तान अगले 20 साल तो काफी हद तक स्टेबल रहा। 21 फरवरी 1952 आते आते बंगाली लैंग्वेज की मूवमेंट शुरू हुई। स्टूडेंट की एक बड़ा ग्रुप एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज मिलकर एक बड़ा मूवमेंट की शुरुआत की। स्टूडेंट ने पूर्वी पाकिस्तान असेंबली के सामने प्रोटेस्ट करने लगे जब पाकिस्तान के मिलिट्री द्वारा उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, जिसमें उनकी 5 बच्चों की मौत हो गई। আমি পরিষ্কার মিটিয়ে বলেছি যে এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ভাইরা আমার 25 তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে, রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি 10 তারিখে বলে দিয়েছি যে ওই শহীদের রক্তের উপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। आज तक 21 फरवरी को भाषा दिवस के रूप में बांग्लादेश में मनाया जाता है। 1965 इंडिया और पाकिस्तान वार के बाद ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान के बीच रिलेशन में काफी इनबैलेंस उभर कर सामने आई। ईस्ट पाकिस्तान के लोग शेख मुजीबुर रहमान में अपनी भविष्य देखते थे। धीरे धीरे शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़े लीडर बनकर उभर चुके थे। इस दौरान शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट के नाम पर पाकिस्तान के हुक्मरान के सामने 6 शर्तें रखी। एक, ईस्ट पाकिस्तान को ग्रेटर ऑटोनॉमी बना दिया जाए। दूसरा, उसकी रिसोर्स को यूज करने की क्षमता सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान के पास हो। तीसरी, ईस्ट पाकिस्तान के पास अपना अलग एक करेंसी हो। चौथा, साथ ही एक रिजर्व बैंक एस्टेब्लिश की जाए। पांचवी, ईस्ट पाकिस्तान को फॉरेन रिजर्व रखने की परमिशन हो। और जो छठी था, उनके पास एक अलग से डिफेंस फोर्स हो। आवामी लीग की ये डिमांड सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान के जड़ें हिला देती है। वो सारे डिमांड से वो लगता है कि ईस्ट पाकिस्तान को अलग कंट्री बनाने के लिए एक षड्यंत्र रची जा रही है। सरकार ये सारे पॉइंट्स को रिजेक्ट कर देती है और वो देश के खिलाफ एक साजिश बताते हुए ईस्ट पाकिस्तान से मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान में लाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन मुजीबुर रहमान के अरेस्ट होने से पहले अपना रेडियो के जरिए ईस्ट पाकिस्तान के आवाम को संबोधित करते हुए ईस्ट पाकिस्तान को आजाद घोषित कर देते हैं। This may be my last message. From today, Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh, wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh. Final victory is ours. आफ्टर दैट कुछ घंटे के बाद जब पाकिस्तान के आवाम को ये खबर मिली है कि शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया, तो पूरी सड़कों पर हंगामा मच गया।
और पूरे पब्लिक सड़कों पर उतर आए। जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे, आज़ादी के नारे लगने लगे। जनरल आयुब खान हालत को देखते हुए अपना घुटने टेक दी और शेख मुजीबुर रहमान को 22 फरवरी 1969 को रिहा कर दिया गया। उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में इतना विरोध प्रदर्शन होने लगा कि जनरल आयुब खान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद प्रेसिडेंट पद का संभालते हैं जनरल याहिया खान। जनरल याहिया खान आते ही 1970 को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। जनरल याहिया खान को ये लगता है कि चुनाव का रिजल्ट आएगा वेस्ट पाकिस्तान के पक्ष में, बट दोस्तों यहाँ हुआ उल्टा। Elections will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner, who is a completely independent. 313 में से 167 आवामी लीग ईस्ट पाकिस्तान से जीतती है, जबकि वेस्ट पाकिस्तान के उसको 0 सीट मिलती है। उधर वेस्ट पाकिस्तान के पीपी पार्टी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो वेस्ट पाकिस्तान से 86 सीट उन्हें मिलती, 86 मिलती है, बट ईस्ट पाकिस्तान में खाता तक नहीं खुल पाए, जिससे अगला पीएम पूर्वी पाकिस्तान से आने वाला था। और बात वेस्ट पाकिस्तान में बैठे हुए पॉलिटिशियन को रास नहीं आई। जनरल याहिया खान और पाकिस्तान के सबसे बड़ी दल के नेता जुल्फिकर अली भुट्टो सेना से मिलकर नेशनल असेंबली को कैंसिल कर दिया 1 मार्च 1971 को। ईस्ट पाकिस्तान के आवाम इन नाइंसाफी के खिलाफ अपना आवाज बुलंद कर दिया। उसको लगा कि ये हमारे साथ भद्दा मजाक था, रिजल्ट तुम्हारा मन मुताबिक नहीं हुई तो तुम कैंसिल कर देते हो। अगले ही दिन शेख मुजीबुर रहमान के लीडरशिप में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाए गए। ईस्ट पाकिस्तान हाथों से निकलते देख ऑपरेशन सार्च लाइट शुरुआत किया गया, जिसमें पाकिस्तान की आम जनता के साथ साथ इंटेलेक्चुअल, पत्रकार और सबको मौत के घाट उतार दिया गया। विरोध करने वाली को चुन चुन कर मारा गया और औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 से 22 लाख लोगों को इस समय मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान की आर्मी उस समय बांग्लादेश के आम लोगों के ऊपर इतनी टॉर्चर करती थी कि 10 मिलियन से ज्यादा सिविलियन भागकर इंडिया में शरण लेने आ जाते हैं। Hatred flares up in the Punjab. Pakistan and India each say they are determined to stop the wholesale rioting. But meanwhile, the भारत ने बांग्लादेश की इस हालत के ऊपर पहले से नजर बना के रखी हुई थी। भारत की असल समस्या तब शुरू हुई जब 10 मिलियन रिफ्यूजी भारत में शरण लेने पहुंच गए। As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, carrying their few possessions, 1 million people. इतनी बड़ी संख्या को सर्व करना काफी मुश्किल होता है। तब इंदिरा गांधी के पास 2 ऑप्शन बचती है, एक रिफ्यूजी को सर्व करना या तो युद्ध में जाना। इंदिरा गांधी ने तुरंत सेना जनरल सेम मानेकशॉ को बुलाती है और उसे युद्ध की तैयारी करने के लिए इंस्ट्रक्शन देती है, लेकिन जनरल सेम मानेकशॉ उस समय युद्ध में जाने के लिए मना कर देती है। उन्होंने 2 रीजन बताते हैं कि एक मई जून महीने में पूर्वी पाकिस्तान में बाढ़ की समस्या होती है और दूसरा रीजन इतनी कम समय में लॉजिस्टिक सेना को मूवमेंट कराना काफी चैलेंजिंग होगा। सेम मानेकशॉ अक्टूबर और नवंबर महीना को वार की सही समय बताते हैं। मानेकशॉ की रणनीति के मुताबिक इंदिरा गांधी ने हाँ भर देती है। उसके तुरंत बाद सेम मानेकशॉ तुरंत काम पर लग जाते हैं और पूर्वी पाकिस्तान के सिविलियन सेना और पुलिस वाले द्वारा एक फोर्स तैयार करती है जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। 3 दिसंबर 1971 को तब सिचुएशन बदल जाता है जब पाकिस्तान ऑपरेशन चेंगिस खान को लॉन्च कर देती है। वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी गलती थी। वो भारत के 11 एयरफील्ड्स को निशाना बना के जंग का बिगुल बजा चुका था। इस समय इंदिरा गांधी ने रेडियो के जरिए देश की जनता को एक मैसेज देते हैं। मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। Hours ago, soon after 5:30 p.m. on the 3rd of December, Pakistan launched a full-scale war against us. Today, the war in Bangladesh has become a war on India. जवाबी कार्रवाई में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की हवाई अड्डा, ऑयल टैंक और बड़े बड़े फोर्स के टैंकर्स को निशाना बनाकर ध्वस्त कर देता है। ऐसा ही कुछ हाल ईस्ट पाकिस्तान के एयरबेस की भी होती है इंडियन फोर्स द्वारा। 4 दिसंबर इंडियन नेवी ने भी एक्शन मोड में आ जाती है और उसी दिन कराची पोर्ट को ध्वस्त कर देती है, जिसका नतीजा 4 दिन तक कराची एयरपोर्ट धू धू कर जलता रहा। कार्रवाई का मंशा लेते हुए पाकिस्तान आर्मी ने INS विक्रांत को टारगेट किया और PNS गाजी को विशाखापत्तनम बंदर की ओर भेज देता है, लेकिन वह मामला उल्टा पड़ा और PNS गाजी को चकमा देने के लिए INS राजपूत को एक्टिव कर दिया गया। ऐसा जताया गया कि विशाखापत्तनम पोर्ट में INS विक्रांत खड़ा है। PNS गाजी जैसे ही विशाखापत्तनम पोर्ट में पहुंचने वाला था, उस समय INS विक्रांत उसके ऊपर वार किया और उसको पानी में डुबो दिया। ऐसे ही पाकिस्तान की दूसरी मंशा भी फेल हो गया।
4 दिसंबर रात को पाकिस्तान के आर्मी ने राजस्थान के लोंगेवाला में हजारों सैनिक और टैंकर के साथ पहुंची अटैक करने के लिए। उनके पास वो खबर था कि लोंगेवाला में भारत का सैनिक काफी कम है और उसके ऊपर अटैक करते हुए जैसलमेर होते हुए हरियाणा दिल्ली तक वो लोग पहुंच सकते हैं। भारत को काफी हद तक कुचलने की तैयारी में लगे वो लोग अटैक शुरू कर दी, लेकिन वहां उनका मुकाबला होता है पंजाब रेजिमेंट जवानों के साथ। 120 सेना के साथ मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने लड़ाई में जुट गए। फोर्स को आदेश दिया अत्याधुनिक आर्टिलरी गन से हैवी फायरिंग करने के लिए। उनको पता था कैसे भी सुबह तो पाकिस्तान आर्मी को उलझ के रखना है, क्योंकि वहां मौजूद फाइटर प्लेन रात को बॉम्बिंग करने के लिए सक्षम नहीं थी और पाकिस्तान आर्मी ने भी उसी दलदल में पैर रखा। उन्होंने हैवी फायरिंग और कटीले तार को देखते हुए वो सोचा कि ज्यादा सेना और माइंस बिछाई हुई है और वो लोग सुबह तक इंतजार करने लगे। सुबह होते ही भारत के एयरफोर्स उनके ऊपर ताबड़तोड़ बॉम्बिंग करने लगे, उनके टैंकर को नष्ट कर दिया और आर्मी को मार दिया। ऐसे ही लोंगेवाला में भारत ने जीत हासिल की। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी हार थी। 1971 में भारत पाकिस्तान की 3600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन अपने कब्जे में ले ली। वार में डूबती नैया को किनारे में लगाने के लिए पाकिस्तान ने यूएन के पास जाके गुहार लगाती है। यूएन, यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना मिलकर एक प्रस्ताव यूएन में लाती है, बट सोवियत यूनियन ने वीटो पावर लगा के कैंसिल कर देता है। 8 दिसंबर 1971 को अमेरिका की खुफिया एजेंसी वो पता लगाता है कि भारत ईस्ट पाकिस्तान में सबसे बड़ी हमले की तैयारी कर रहा है। तब यूएस ने पाकिस्तान के समर्थन में 7 फ्लीट टास्क फोर्स वे ऑफ बंगाल की तरफ भेज देता है। यूएन की ये सातवीं बेड़ा काफी खतरनाक माना जाता है। साथ ही साथ यूके ने भी पाकिस्तान के समर्थन में ईगल्स भेज देता है बंगाल की तरफ, ताकि इंडियन नेवी को काबू में रखा जाए। ये देखकर पाकिस्तान को खुशी होती है कि अब वार हमारे पक्ष में आएगा। तब भारत ने सोवियत यूनियन को एसओस भेजा और मदद मांगी पीस ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत। जवाब में सोवियत यूनियन ने दोस्ती को निभाते हुए 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप को भारत की मदद के लिए भेजते हैं। सोवियत यूनियन की एंट्री और एटॉमिक वार को देखते हुए यूएन यूके ने अपना पीछे हट जाता है। पूर्वी पाकिस्तान में तब तक पाकिस्तान की आर्मी धीरे धीरे कोलैप्स करने लगे और बहुत सारे जाकर ढाका यूनिवर्सिटी में छुपने लगे अपनी जान बचाने के लिए। 12 दिसंबर आते आते पाकिस्तान सेना और एक बड़ी हार का सामना कर रहा था। जुल्फिकर अली भुट्टो वार को जीतने के लिए लास्ट पैंतरा अपनाते हैं। पाकिस्तान का अमेरिका का दरवाजा खटखटाकर अमेरिका से मिलकर सीज फायर का एक प्लानिंग अपनाते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तब तक पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है और इसे सुनकर गुस्से में आकर जुल्फिकर अली भुट्टो ने यूएन असेंबली छोड़कर चले जाते हैं। Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. मेजर जेकब ने मेजर नियाजी को सरेंडर करने के लिए कहा तो नियाजी ने मना कर दिए। आफ्टर दैट जेकब उन्हें 30 मिनट समय देते हैं सोचने के लिए। अगर वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर में साइन नहीं करते तो 1 लाख सैनिक के मौत का जिम्मेदार वो होंगे। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया और पब्लिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को साइन कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ी सरेंडर होता है। पाकिस्तान के इस वार के हार के साथ ही नए बांग्लादेश का जन्म लेता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।